हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आवेशन की विधियां प्रारंभ की थी। इसका मतलब है कि किसी वस्तु पर आवेश को हम लोग कैसे पैदा कर सकते हैं, इसको हमने सीखना प्रारंभ किया था। मैंने आपको आवेशन की 3 विधियां बताई थी। एक विधि बताई थी मैंने घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी विधि मैंने बताई थी प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, और तीसरी विधि मैंने आपको बताई थी चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। पिछले लेक्चर में हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। इसमें ऐसा था कि यदि हम लोग 2 अलग अलग वस्तुएं लें, अलग अलग वस्तुओं का मतलब है कि उनका जो मटेरियल है वो दोनों को अलग अलग होना चाहिए। तो जब उनको हम लोग आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है कि एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देती है, त्याग देती है, और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। अब जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी उस पर हमारा जो नियम के अकॉर्डिंग आवेश आएगा वो आएगा धनात्मक आवेश, और जो वस्तु उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगी उस पर जो आवेश आएगा वो आएगा ऋणात्मक आवेश। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड नंबर विधि प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। इस विधि को आसानी से समझने के लिए हम लोग इसको अलग अलग चरणों में डिवाइड कर लेते हैं, स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो स्टेप फर्स्ट देखिए क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम लोग वो वस्तु लेते हैं जिस वस्तु को हमें आवेशित करना होता है, अर्थात ये जो मैंने एक गोला लिया है ये अचालक है, या हम लोग यूँ बोल सकते हैं कि ये अनावेशित है। ये अनावेशित वस्तु है। अब क्या करें, जिस वस्तु को आवेशित करना होता है उसको आप लोग क्या करें, एक कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। ये वाला जो स्टैंड है ये कुचालक स्टैंड है। कुचालक क्यों बनाते हैं इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। कुचालक स्टैंड पर आप इसको रख दें और आप क्या करें, इस अनावेशित वस्तु के पास आप एक कांच की छड़ लेके आए, जिस कांच की छड़ पर पहले से ही कौन सा आवेश मौजूद हो, प्लस आवेश मौजूद हो। ये कांच की छड़ है। तो स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, एक वस्तु लेनी है अनावेशित वस्तु जिसको आवेश देना है, उसको कुचालक स्टैंड पर रखना है, और फिर उसके पास पहले से धन आवेश से आवेशित कांच की एक छड़ को क्या करना है, लेकर आना है। तो स्टेप सेकंड में देखो क्या होगा, स्टेप सेकंड में देखो क्या होगा, स्टेप सेकंड में देखो क्या होगा। अब ये वस्तु अनावेशित है। अनावेशित होने का मतलब क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की या प्रोटॉनों की अधिकता नहीं है। जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या चीज़ें इसमें प्रोटॉन है। ये मतलब है अनावेशित होने का। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं और प्रोटॉन भी मौजूद हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ बंध बनाकर क्या है, जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही ये कांच की छड़ इस अनावेशित वस्तु के पास जाती है तो आपको पता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस टाइप से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ मतलब बंध बना के जुड़े होंगे, प्रोटोनों के साथ। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो प्लस आवेश है ये अपने से विपरीत आवेश यानी कि जो नेगेटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो ये जो ऋणात्मक आवेश है वो इस सतह पर आकर जमा हो जाएगा। ओके, और जो प्लस आवेश है, प्रोटोनों वाला प्लस आवेश है, वो इस प्लस आवेश से प्रतिकर्षित होके इस पिछली सतह पर जाकर के क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इस प्रकार से अनावेशित वस्तु के अंदर आवेशों का पृथक्करण होना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रेरण कहलाता है। शुरुआत में देखिए ये वस्तु अनावेशित थी, लेकिन सेकंड स्टेप में जब हमने इस कांच की छड़ को इस अनावेशित वस्तु के पास लाया तो इसके अंदर का जो माइनस प्लस चार्ज एक दूसरे से बंधा हुआ था वो माइनस प्लस चार्ज अलग अलग हो गया। मतलब प्लस वाली छड़ के पास माइनस आ गया और प्लस वाली छड़ से दूर कौन सा चला गया, प्लस चला गया। इस प्रकार से आवेशों का जो अलग होना ही क्या कहलाता है, हमारा प्रेरण कहलाता है। अब तीसरे स्टेप में अपन लोगों को क्या करना है, अभी भी ये अनावेशित हैं, इसमें सिर्फ चार्ज का पृथक्करण हुआ है, अनावेशित अभी भी है। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 और 6, जितने इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन शो किए हैं उतने क्या शो किए हैं मैंने, प्रोटॉन शो किए। तो जितना चार्ज प्रोटॉनों पर उतना ही चार्ज किस पर, इलेक्ट्रॉनों पर। तो फिर से नेट चार्ज कितना हुआ इस पर, 0। अभी भी ये अनावेशित हैं, लेकिन हमें इसको क्या करना है, आवेशित करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये वाली जो हमारी वस्तु है, ये जो हमारी वस्तु है, इस वस्तु को आप लोग क्या करें, भूसंपर्कित कर दें, मतलब ग्राउंड कर दें इसको, पृथ्वी के साथ इसका कनेक्शन कर दें। तो इस ऐसा करने से होगा क्या, जो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे, पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आके इन प्लस चार्जों को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। मतलब जैसे मान लो कि पृथ्वी से पहला इलेक्ट्रॉन आया, उसने इस आवेश को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, प्लस वाले को। दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, वो दूसरे प्लस के साथ उदासीन हो गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से आया, वो तीसरे प्लस के साथ उदासीन हो गया। तो जो सारा आवेश प्लस आवेश है, इस तरफ का जो सारा प्लस आवेश है, वो पृथ्वी के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, उदासीन कर दिया जाएगा। तो केवल इस पर कौन सा आवेश बचेगा, माइनस आवेश। और वो माइनस आवेश इस पूरी के पूरी अनावेशित वस्तु की सतह पर क्या हो जाएगा, ऐसे वितरित हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि शुरुआत में जब हमने इसको लिया था तो अनावेशित थी, लेकिन जब हमने इसको लास्ट में भूसंपर्कित कर दिया तो इस अनावेशित वस्तु पर कौन सा आवेश आ चुका है, ऋण आवेश आ चुका है। ओके, इस विधि को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण क्यों कहा, क्योंकि हम पहले से आवेशित वस्तु एक तरफ लेके आते हैं और वो पहले से आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु के अंदर का जो प्लस माइनस आवेश है उसको क्या कर देती है, अलग अलग कर देती है, जिसको अपने क्या बोल देते हैं, प्रेरण बोल देते हैं। ओके, तो इसमें आप एक खास बात और देखोगे कि यहाँ पर हम लोग जिस आवेश की छड़ लेकर के आएंगे, जैसे प्लस आवेश की छड़ लेके आए तो वस्तु कौन से आवेश से आवेशित हुई, ऋणात्मक आवेश से आवेशित हुई। इसी प्रकार से यदि आप लोग यहाँ पर माइनस आवेश से कुछ वस्तु लेकर के आते जिस पर माइनस आवेश होता, तो ये वाला जो अनावेशित गोला है इस पर कौन सा आवेश आ जाता, प्लस आवेश आ जाता। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रेरण के अंदर विपरीत आवेश आता है हमेशा। जो वस्तु हम पहले से आवेशित लेके आते हैं उससे विपरीत आवेश प्रेरण में अपने को क्या होता है, मिलता है। थर्ड नंबर हमारा मेथड है, थर्ड नंबर मेथड है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। अब चालन द्वारा आवेशन देखो कैसे करते हैं। इसमें हम लोग दो वस्तुएं लेते हैं, यानी कि दो चालक वस्तुएं लेते हैं। एक चालक वस्तु है ए, और ए पर मैं मान लेता हूं कि पहले से ही कौन सा आवेश है, प्लस आवेश, इस प्रकार से। और एक चालक गोला हमारे पास और है, चालक गोला बी, और ये चालक गोला कैसा है, अनावेशित है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं है। तो अपन लोगों को क्या करना है, बी को आवेशित करना है। तो बी को आवेशित करने के लिए क्या करोगे, जैसा कि लिखा हुआ है चालन द्वारा आवेशन। तो चालन करवाने के लिए आवेश को चालन करवाना है, आवेश को मतलब ए से कहाँ तक भेजना है, बी तक भेजना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ए व बी को परस्पर स्पर्श करवाने पर, परस्पर स्पर्श कराने पर, यदि हम लोग इसको स्पर्श करवा दें तो ये ए का आवेश कुछ कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, बी पर। देखो क्या, इस प्रकार से ए था और हमने बी को भी इसके टच में रखा, बी अनावेशित था, ए आवेशित था। तो क्या होगा, अब जैसे ही हमने इनको एक दूसरे के संपर्क में रखा, ए का कुछ आवेश बी की सतह पर भी जाकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, इस प्रकार से। जैसे मान लो कि आप प्रारंभ में ए पर कितना था, ए पर मान लो आप लोग 20 कूलाम आवेश था, तो जब हम इनको स्पर्श करवाएंगे तो वो 20 कूलाम का कुछ भाग किस पर वितरित हो जाएगा, बी पर। अब इनको जब पुनः अलग करोगे, पुनः अलग करने पर देखोगे आप लोग कि ए पर भी कुछ आवेश बच जाएगा और कुछ आवेश किस पर बच जाएगा, बी पर बच जाएगा। तो ऐसा करने से बी भी कैसा हो गया, धनात्मक रूप से आवेशित हो गया। पहले बी कैसा था, अनावेशित था,
हमने चालन द्वारा आवेशन करवाना था, इसलिए दोनों को क्या करवाया हम लोगों ने, एक दूसरे से स्पर्श करा दिया। स्पर्श कराने से क्या हुआ, ए का कुछ आवेश कहाँ ट्रांसफर हुआ, बी पर, और जब दोनों को अलग अलग कर लिया तो कुछ आवेश बी पर बच गया और कुछ आवेश किस पर बच गया, ए पर बच गया। तो अब आप लोग इसमें ध्यान रखें कि यदि ए व बी समरूप हैं, यदि ए व बी समरूप हैं, कहने का मतलब ये है कि ए की त्रिज्या और बी की त्रिज्या एक जैसी है, ए का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो क्या होगा, तो ए व बी को स्पर्श करवाकर अलग करने से, स्पर्श करवाकर अलग करने पर दोनों पर 50-50% आवेश आ जाएगा, 50-50% आवेश आ जाएगा। समझ रहे हो बात है? यदि ए और बी की त्रिज्या एक जैसी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एक जैसा है, तो दोनों पर जब आवेश आएगा अलग अलग करने पर वो आधा आधा होगा। सपोज दैट हम लोगों ने माना था कि जो ए पर आवेश है वो मान में कितना है, 20 कूलाम है, बी पर आवेश है वो कितना है, 0 कूलाम है, कोई आवेश नहीं है। जब इन दोनों को स्पर्श करवाया तो ए का ही आवेश किस पर वितरित हुआ, बी पर। इस अवस्था में भी टोटल चार्ज कितना है, 20 कूलाम ही है, क्योंकि बी पर तो था ही नहीं, बी पर 0 था, और ए पर कितना था, 20 कूलाम था, ए वाला ही कुछ इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो टोटल यहाँ पर भी कितना है, 20 कूलाम। अब जब हम लोगों इन दोनों को अलग अलग करेंगे ए और बी को, और ए और बी दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, दोनों पर 50-50%, मतलब इस पर भी 10 कूलाम और इस पर भी कितना आ जाएगा, 10 कूलाम। ये बात आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, जब दो चालक वस्तुओं को एक दूसरे से स्पर्श करवाकर पुनः अलग अलग करते हैं तो उन दोनों वस्तुओं पर आवेश 50-50% हो जाता है, आधा आधा हो जाता है। शर्त क्या है, शर्त ये है कि दोनों जो वस्तुएं हैं जिनको हम लोग स्पर्श करवा रहे हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, मतलब उनका सारा कुछ, सारी डायमेंशंस उनकी क्या होनी चाहिए, एक जैसी रहनी चाहिए। तो ये 3 मेथड थे जिनके द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु पर आवेश को पैदा कर सकते हैं। एक प्रेरण द्वारा जो हमने आवेशन की विधि पढ़ी है उसमें एक चीज़ छूट गई। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी वस्तु है जिसको आवेशित करना है उसको हम लोग कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। कुचालक स्टैंड पर रखने का कारण ये होता है कि जब इस पर वो नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो वापस नेगेटिव चार्ज कहीं कहाँ ना चला जाए, पृथ्वी में ना चला जाए। क्योंकि यदि हम इसको भी चालक बना देंगे, इस स्टैंड को भी कैसा बना देंगे, चालक बना देंगे, तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये पृथ्वी के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, उदासीन कर दिया जाएगा, और फिर से क्या हो जाएगी, ये अनावेशित हो जाएगी। तो ऐसा करने के लिए हम ये वाला जो स्टैंड है ये क्या बनाते हैं अपन लोग, कुचालक बनाते हैं। ओके, तो ये 3 विधियाँ थी। फर्स्ट विधि में हम लोग क्या करते हैं, घर्षण में 2 अलग अलग वस्तुओं को रगड़ते हैं, एक धनावेशित और दूसरी ऋणावेशित। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या करते हैं, एक अनावेशित वस्तु, उसके पास हम लोग धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ ले जाते हैं, वो कांच की छड़ क्या करती है, उस अनावेशित वस्तु के प्लस और माइनस को क्या कर देती है, अलग अलग कर देती है, मतलब प्रेरण कर देती है। उसके बाद हम लोग जो प्लस वाला सिरा होता है उसको क्या कर देते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं, तो वो प्लस उदासीन हो जाता है, तो केवल कौन सा चार्ज बचता है, वस्तु पर ऋणात्मक आवेश बचता है। तीसरा है चालन द्वारा आवेशन। इसमें एक वस्तु होती है चालक और दूसरी भी चालक होती है, एक अनावेशित और दूसरी आवेशित। हम क्या करते हैं, जो अनावेशित होती है उसको आवेशित करने के लिए दोनों को स्पर्श करवा देते हैं, तो जिस वस्तु पर आवेश होता है उसमें से कुछ आवेश अनावेशित वस्तु पर पहुंच जाता है। और यदि कंडीशन ये है कि यदि दोनों सेम है, ए और बी, कोई इनमें फ़र्क नहीं है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इनका एक जैसा, आयतन एक जैसा है, तो दोनों पर जो आवेश आएगा अलग अलग करने पर वो एक जैसा होगा, 50-50% दोनों पर आवेश रहेगा। तो ओके, आज ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो विद्युत आवेश है उस विद्युत आवेश से संबंधित गुणधर्म क्या क्या हैं, मतलब आवेशों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, वो हम लोग आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।